स्किन के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और गिल्स के रेस्पिरेशन को अभी मैंने बताया ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। अब लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट है अ पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रिंग ऐसे गिटार की होती है, वैसी ऐसी एक स्ट्रिंग लगी हुई है, उसी से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पाथवे को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज कंडक्टिंग पोर्शन, अनदर इज रेस्पिरेटरी पोर्शन। ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल तक हाइलिन कार्टिलेज के इनकम्प्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट कोलैप्स। तेज सांस लीजिए, तेज सांस छोड़िए। तो ये हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी। अब स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमारे पास एडिशनल सेट ऑफ मसल है एब्डोमेन के अंदर, वो स्ट्रेंथ को बढ़ा और कम कर सकते हैं। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर zoology educator, and I welcome you all to quick revision podcast series of zoology. The chapter which we are going to talk about today is breathing and exchange of gases, जो हमारे human physiology का first chapter है। What is breathing? Inhalation यानी inspiration to get oxygen and exhalation यानी expiration to remove CO2। क्यों हम करते हैं inspiration और expiration? Because हमारी बॉडी को एनर्जी यानी ATP प्रोड्यूस करने के लिए फूड को इनडायरेक्टली ब्रेक करने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे फूड को इनडायरेक्टली ब्रेक करके ATP यानी एनर्जी बनाया जाता है, और इस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट बनता है विच इज CO2, जिसको हमारी बॉडी रिमूव करती है। नाउ देयर आर टू टर्म्स, वन इज ब्रीदिंग, वन इज रेस्पिरेशन। क्या ये दोनों अलग है? क्या ये सेम है? स्लाइट डिफरेंस है। यानी रेस्पिरेशन एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर हमारा ब्रीदिंग एक फर्स्ट स्टेप फॉल करता है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो एयर हमारे सिर्फ लंग्स तक जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो हर एक सेल को है, हर एक सेल को एनर्जी बनानी है। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स से ले लेता है और सेल्स तक पहुंचाता है। फिर सेल्स ऑक्सीजन को ब्लड से ले लेते हैं और फिर ऑक्सीजन का यूज करते हैं सेल ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनाने में, और फिर CO2 प्रोड्यूस करते हैं। CO2 फिर ब्लड ले लेता है, वापस करता है लंग्स को, और लंग्स उसको एक्सेल आउट कर देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग क्या है? सिर्फ पहला स्टेप, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। अब हमारे में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? लंग्स है। ये तो हमें पता है, हम सांस लेते हैं, हमारा लंग्स इज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। क्या हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लंग्स है? नो। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर? इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर फर्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में तो ऑर्गन आएगा ही नहीं। यानी किस स्ट्रक्चर से आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड थिंग इज द हैबिटेट। अगर पानी में है तो लंग्स काम नहीं करेगा, अगर लैंड पे है तो गिल्स काम नहीं करेंगे। यानी टू क्राइटेरिया डिसाइड करता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम वाइज देख लेते हैं कि किसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक चीज माइंड में बिठा लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है वो आर्थ्रोपोडा से हुआ है। यानी स्पेशल स्ट्रक्चर जो बन गया रेस्पिरेशन के लिए, वो फर्स्ट टाइम बना है हमारे आर्थ्रोपोडा में। उससे पहले डायरेक्टली बॉडी सरफेस यानी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बना, बॉडी सरफेस जो भी है वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्केलिमिन्स, यहां तक बॉडी सरफेस ही है। एनेलिडा में भी बॉडी सरफेस है, बट उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्यूटिकल बोल रहे हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन क्या वो क्यूटिकल स्पेशली बना है रेस्पिरेशन के लिए? नहीं, वो तो बॉडी सरफेस है ना। तो एनिमल किंगडम के पीछे टेबल में लिखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम योर आर्थ्रोपोडा, उससे पहले एब्सेंट एब्सेंट लिखा हुआ है। अब आर्थ्रोपोडा में क्या है मैम? अब हैबिटेट पे भी तो जाएंगे ना, फिर हम देखेंगे लैंड वाला है या हमारे वाटर वाला है। वाटर वाले क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियंस में वी हैव बुक गिल्स एंड गिल्स। उसके बाद हमारे कुछ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस हैं, उसमें अराकिनिडा जिसको हम बोलते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे बुक लंग्स। ठीक है, देन हमारे आ जाते हैं लैंड वाले यानी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में क्या हो जाएंगे? हमारे ट्रेकियल सिस्टम हो जाएगा। मोलस्का, मोलस्का में गिल्स है। अब एनिमल किंगडम बोलता है गिल्स के दो फंक्शन है, रेस्पिरेशन भी यही है और थोड़ा फिल्दी क्रिएचर है, और एक्सक्रीशन भी यहीं से होता है। देन वी हैव एकाइनोडर्मेटा, जिसमें जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वहीं से हमारा रेस्पिरेशन भी हो रहा था। देन हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा हैव गिल्स। देन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में गिल्स भी है, लंग्स भी है और स्किन भी है। अब वो डिपेंड करेगा हैबिटेट क्या है। तो फिशेस में क्या होगा? ऑब्वियसली गिल्स होगा। गिल्स के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ब्रिंकियल रेस्पिरेशन। देन हम कहते हैं एम्फिबियन, एम्फिबियन में गिल्स भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है।
लेकिन प्रीडोमिनेट करता है स्किन। स्किन के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और गिल्स के रेस्पिरेशन को अभी मैंने बताया ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तीनों हो सकता है आपके एम्फिबियंस में। देन वी आर टॉकिंग अबाउट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में लंग्स होता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स। अब बर्ड्स में भी लंग्स हैं, लेकिन लंग्स के नीचे एक सप्लीमेंटली एयर सैक अटैच्ड है कि जब एयर कम हो जाएगा लंग्स में तो एयर सैक जो नीचे है वो लंग्स में एयर को भेज देगा। Supplementary air sac is connected to lungs. Then mammals, we are mammals, we have lungs. तो इसमें हमने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए। बिकॉज ये ह्यूमन फिजियोलॉजी और हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल। दिस इज माई नॉस्ट्रिल, आपका भी ऐसे नॉस्ट्रिल है, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद हमारा आता है नेजल चेंबर। नेजल चेंबर के बाद हमारा आता है फैरिंग्स। नाउ फैरिंग्स इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। उसमें फूड भी आ सकता है, एयर भी आ सकता है। तो फैरिंग्स से अब फूड को अलग रूट लेना पड़ेगा, एयर को अलग रूट लेना पड़ेगा। तो फैरिंग्स के नीचे दो डिवीजन होते हैं। जो डॉर्सल है पीछे वाला वो फूड के लिए है, और जो आगे है यानी वेंट्रल है वो हमारे एयर के लिए है। वेंट्रल ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस लीड्स टू योर लैरिंग्स। नाउ हम नहीं चाहते हैं कि लैरिंग्स में फूड आ जाए, तो ग्लॉटिस को कवर करता है एक इलास्टिन कार्टिलेज का फ्लैप विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू योर लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स मेड अप ऑफ? लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ इर्रेगुलर कार्टिलेजेस। अब लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट है अ पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। अब वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रिंग ऐसे गिटार की होती है, वैसी ऐसी एक स्ट्रिंग लगी हुई है, उसी से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो लैरिंग्स में है तो हम लैरिंग्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब जैसे गिटार की स्ट्रिंग बेटा अगर मोटी है ना, तो साउंड थोड़ी भारी आती है। अगर गिटार की स्ट्रिंग पतली है तो साउंड थोड़ी सुरीली आती है, यानी हाई पिच एंड लो पिच। तो फीमेल्स में वो जो स्ट्रिंग होता है वो पतला होता है तो हाई पिच वॉइस है, और मेल्स में वो स्ट्रिंग थिक होता है जिसकी वजह से लो पिच वॉइस है। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक मेल और फीमेल में लैरिंग्स का साइज से सेम होता है, लेकिन प्यूबर्टी पे इन मेल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन लैरिंग स्लाइटली इंक्रीजेस इन साइज एंड इट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, गोइटर नहीं बन जाएगा, बस स्लाइटली इट इंक्रीजेस इन साइज। लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारा ट्रेकिया है। ट्रेकिया को हम पाइप भी बोलते हैं। अब ट्रेकिया चल रहा है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ट्रेकिया डिवाइड करता है, दो ब्रांच बनाता है विच इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो फर्दर ब्रांच करके बनाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच करके बनाता है टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल। पहला ब्रोंक्यूल आया तो कहेंगे हम उसको इनिशियल ब्रोंक्यूल। देन आएगा नेक्स्ट ब्रांच ऑफ इनिशियल ब्रोंक्यूल जिसे हम कहेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आता है हमारा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, यानी नॉस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई तक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पाथवे को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज कंडक्टिंग पोर्शन, अनदर इज रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन वो है जहां सिर्फ एयर अंदर जा रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एयर का रूट जा रहा है, तो कंडक्टिंग पोर्शन है हमारे नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। अब यहां तक एक्सचेंज नहीं हो रहा। मैम क्या कंडक्टिंग पोर्शन का सिर्फ एक ही काम है, रूट ऑफ एयर? मैंने कहा नहीं, यहां पे तीन चीजें और हो रही हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे डस्ट पार्टिकल नोज के हेयर में ट्रैप हो जाते हैं, यानी फिल्टर करता है फॉरेन पार्टिकल को। साथ ही बेटा मैं आपका माउथ खोल के ड्रायर चला दूं तो आपका पूरा माउथ अंदर से ड्राई हो जाएगा, तो हमारी नोज तो ड्राई हो जाएगी, बार बार हम सांस लेंगे, तो हमारे नोज के अंदर एयर को मॉइस्ट यानी ह्यूमिड किया जाता है। साथ ही बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो एयर को 37 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है। तो तीन चीजें हो रही हैं हमारे कंडक्टिंग पोर्शन के नेजल चेंबर में। क्या? ट्रैपिंग फॉरेन पार्टिकल, मेकिंग इट मॉइस्ट यानी ह्यूमिड, एंड ब्रिंगिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कंडक्टिंग पोर्शन। रेस्पिरेटरी पोर्शन क्या है? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। यहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, यानी ये जो तीन पोर्शन मैं कह रही हूँ इस पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स का सप्लाई होगा, यानी वैस्कुलर है। अब एल्वियोलाई क्या बेटा आपका रेगुलर है, बड़े बलून जैसे स्ट्रक्चर्स है, क्या सारे सेम है? नहीं, कुछ इरेगुलर
सैक लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बट सारे के सारे सेम नहीं होंगे, सबका शेप थोड़ा थोड़ा अलग साइज वाइज वेरी करेगा, यानी इरेगुलर वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल सैक लाइक स्ट्रक्चर। मैम ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया, लंग्स तो बताया नहीं। अब लंग स्टार्ट होता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई से, यानी ट्रेकिया ने जब 2 डिवीजन किया है प्राइमरी ब्रोंकाई, तो प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर रहा है हमारे लंग के अंदर, एक इधर एक इधर, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई से लेके एल्विलाई तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके लंग्स के अंदर आ जाता है। लंग्स कहां प्रेजेंट है मैम? थोरैसिक चेंबर में। व्हाट इज थोरैसिक चेंबर? हमारा जो ट्रंक एरिया है इसको डायफ्राम डिवाइड कर, डायफ्राम एक मसल है, स्केलेटल मसल, इट डिवाइड्स योर ट्रंक एरिया इनटू 2 पोर्शन। अपर पोर्शन इज कॉल्ड थोरैसिक चेंबर, लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एब्डोमिनल चेंबर। तो लंग्स कहां प्रेजेंट है? लंग्स हमारे थोरैसिक चेंबर में प्रेजेंट है। नाउ थोरैसिक चेंबर एक एयर टाइट चेंबर है, इसका मतलब ये है लंग्स के चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। जैसे वेंट्रल पे वी हैव स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, डोर्सल पे वी हैव थोरैसिक वर्टिब्रा, लेटरल पे वी हैव रिब्स एंड पोस्टीरियर यानी नीचे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। अब अगर लंग्स हम इनहेल करेंगे लंग्स फूलेगा, एक्सहेल करेंगे लंग्स पिचक जाएगा, तो जितनी बार ऐसे इन और आउट करेगा फ्रिक्शन हो सकता है ना यार, ऊपर रिब्स हैं, स्टर्नम है, वर्टिब्रा है, तो फ्रिक्शन को रोकने के लिए लंग के ऊपर डबल मेम्ब्रेन्ड प्लूरा प्रेजेंट है, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है ताकि फ्रिक्शन ना हो। अब जो आउटर वाला लेयर है वो अटैच्ड है हमारे वही थोरैसिक चेंबर के कंपोनेंट से, यानी स्टर्नम, रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रा, डायफ्राम, और जो इनर वाला प्लूरा है, 2 मेम्ब्रेन है ना, इनर वाला अटैच्ड है लंग से। तो इस अरेंजमेंट की वजह से एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द चेंबर ऑफ पल्मोनरी कैविटी। इसका मतलब बेटा अगर आप रिब्स को बाहर खींचोगे तो आउटर प्लूरा बाहर खींचेगा, इनर प्लूरा बाहर खींचेगा, लंग्स भी बाहर खींचेगा, यानी एनी चेंज इन थोरैसिक चेंबर, थोरैसिक वॉल्यूम इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर पल्मोनरी वॉल्यूम। क्लियर है? ओके, नाउ ट्रेकिया से लेके इनिशियल ब्रोंकियोल तक हाइलिन कार्टिलेज के इनकम्प्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट रिंग्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट कोलैप्स। यानी ट्रेकिया से स्टार्ट होगा, सी शेप, डॉर्सली इनकम्प्लीट यानी वेंट्रल साइड पे है, पीछे की तरफ नहीं है, डॉर्सली इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट फ्रॉम ट्रेकिया टिल इनिशियल ब्रोंकियोल। तो रिंग RIN, रिंग कहां तक है? RIN, इनिशियल ब्रोंकियोल तक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल में वो रिंग्स प्रेजेंट नहीं है। क्या काम है? टू प्रिवेंट कोलैप्स। किसका है? हाइलिन कार्टिलेज का है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो हमने पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा रेस्पिरेशन के कितने स्टेप है। रेस्पिरेशन के बेटा 5 स्टेप हैं। पहला तो ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सरफेस ऑफ लंग्स। फिर क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिर क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सरफेस ऑफ टिश्यू। फिर क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ATP एंड CO2 विच इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 5 स्टेप है हमारे रेस्पिरेशन के। तो सबसे एक एक करके हमें सारे स्टेप्स को पढ़ना है। नाउ योर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो इसको पढ़ेंगे। एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी ऑक्सीजन भी, एयर भी मूव करेगा एरिया ऑफ हाई प्रेशर से एरिया ऑफ लो प्रेशर पे। अगर मुझे अंदर लंग्स के अंदर एयर को ले जाना है तो लंग का प्रेशर कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मुझे लंग के प्रेशर को कम करना है तो मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूंगी। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊं? थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को जैसे ही बढ़ाऊंगी, पल्मोनरी कैविटी यानी लंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ना यानी प्रेशर कम होना, एंड ऑटोमेटिकली एयर विल रश इन। तो अब मेरा मेन पर्पस है इनहेलेशन के लिए लंग के वॉल्यूम को बढ़ाना। अब लंग के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम। याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब डायफ्राम जो हमारा डोम शेप है यानी एंटीरियरली कॉन्वेक्स है, तो हमारा डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आके फ्लैट होता है तो हमारे थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से। नाउ सेकंड नंबर पे रिब्स बोलता है मैं भी साथ दूंगा, तो रिब्स भी बोलता है मैं बाहर निकलूंगा। रिब्स को जो मसल्स बाहर निकालते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट करके रिब्स को आउटवर्ड पुल करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल यानी रिब्स के बीच में, एक्सटर्नल यानी वो एक्सटर्नल मूव करेंगे। सो सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से वॉल्यूम बढ़ेगा, देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस से वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया एंड एयर रशेज इन, एयर आपका अंदर जाएगा यानी इनहेलेशन हो जाएगा। सिमिलरली एक्सपायरेशन में यही मसल्स रिलैक्स करेंगे, डायफ्राम वापस अपनी जगह आएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपनी जगह, तो रिब्स अपनी जगह वापस आएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एंड वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा एंड हम एक्सहेल आउट कर देंगे।
तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन वी ऑल्सो हैव द कैपेसिटी, द पोटेंशियल टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, तेज सांस लीजिए, तेज सांस छोड़िए, तो ये हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी। अब स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमारे पास एडिशनल सेट ऑफ मसल है एब्डोमेन के अंदर, वो स्ट्रेंथ को बढ़ा और कम कर सकते हैं। सिमिलरली इंस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब एक और मसल होता है विच इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब नाम ही बता रहा है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स इंटरनल मूव करेगा, यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल किस में हेल्प करेगा, वो भी हमारे एक्सपायरेशन में ही हेल्प करेगा। अब हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट है हमारा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इज योर ब्रीदिंग रेट। नाउ हम कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली विदाउट पुटिंग एनी कॉन्शियस एफर्ट। एफर्टलेसली जो आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते आप आराम से अपने आप ब्रीद इन ब्रीद आउट जो कर रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल। ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है विच इज 500 ml। और अगर 1 मिनट में निकालेंगे तो ऑब्वियसली हम इसको ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 12 to 16 टाइम पर मिनट। लेकिन हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं एक बार में जितना एयर नॉर्मली लिया, एक बार में जितना वॉल्यूम नॉर्मली निकाला, विच इज 500 ml। नाउ सेकंड इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुली, अगर मैंने एडिशनल वॉल्यूम ले लिया, टाइडल वॉल्यूम के बाद अगर मैं फोर्स लगाऊं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड विद फोर्स के साथ जो हम इंस्पायर करेंगे, दैट इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका होता है 5 टाइम्स ऑफ योर टीवी। तो कितना हो गया, 2500 से 3000 ml। 2500 to 300 ml is your inspiratory reserve volume. Then is your expiratory reserve volume. Additional volume of air one can expire out by putting in effort. ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। नॉर्मली मैं टीवी लेती हूँ, टीवी निकालती हूँ, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा जो इनहेल किया वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्स्ट्रा जो मैंने एडिशनल एक्सेल किया दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये मान लो आप टाइडल वॉल्यूम का डबल है अप्रोक्सीमेटली, विच इज 1000 to 1100 ml। नाउ रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन योर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नो मैटर व्हाट, आपने कितनी भी तेज सांस छोड़ दिया, सॉरी, कुछ ना कुछ एयर आपके लंग्स में रह जाएगा, एंड दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज 1100 to 1200 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से 100 आपने ज्यादा उसमें बढ़ा दिया। नाउ कैपेसिटी, ये तो वॉल्यूम्स थे। नाउ कैपेसिटी में इसी वॉल्यूम को हम जोड़ तोड़ के बना देंगे। सबसे पहले हमारा आता है योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना वॉल्यूम मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो, विच इज टीवी प्लस IRV. Now next is your expiratory capacity. Expiratory capacity is the maximum volume of air one can expire after normal inspiration के बाद। ये हमारा क्या हो जाएगा, TV plus ERV. Then next is your vital capacity. Maximum volume of air one can inspire after फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो इसमें टीवी, IRV, ERV तीनों ही इसमें आ जाएंगे। देन नेक्स्ट इज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या फिर फंक्शनल कैपेसिटी। फंक्शनल कैपेसिटी इज वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन योर लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। लास्ट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ जोड़ दो। अच्छा, FRC क्या था, फंक्शनल कैपेसिटी क्या था हमारा, RV प्लस ERV। देन नेक्स्ट लास्ट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, सबको जोड़ दो, यानी TV, IRV, ERV और RV। इससे होता है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। जो मशीन हम यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, दैट इज योर स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर में आपका ऐसा एक मशीन होता है, उसमें बोलेंगे सांस लीजिए, जितना एयर आपने डिस्प्लेस कर दिया, सांस छोड़िए, जितना एयर आपने वहां से डाल दिया। तो एक वॉल्यूम स्पाइरोमीटर आपका नहीं मेजर कर सकता, विच इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वो तो लंग्स के अंदर आप निकाल ही नहीं सकते उसको। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय योर स्पाइरोमीटर। सो नाउ हमारा पहला स्टेप हो चुका है, ब्रीदिंग पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए तीन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट,
partial pressure of gas. Gases move from high pressure to low pressure, तो partial pressure of gas. Second is your thickness of separating membrane and third is your solubility of gases. तो पहले बात करते हैं solubility of gases. Both O2 and CO2 are soluble in blood. But अगर हम पूछते हैं ज़्यादा soluble कौन है, CO2 is 20 to 25 times more soluble in blood. Now second is your thickness of separating membrane. Thickness of separating membrane में हम बात करते हैं, अगर आपका एयर alveoli में है और ब्लड आपकी कैपिलरी में है तो जो separating membrane है उसमें क्या क्या आया, alveoli का squamous epithelium, ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम विच इज ऑल्सो स्क्वामस एपिथीलियम और उन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो तीन सेपरेटिंग मेम्ब्रेन के लेयर है, स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. तीनों को मिला के भी अगर हम थिकनेस देखें इट इज लेस दैन 1 mm अकॉर्डिंग टू योर NCERT. तो बहुत पतला मेम्ब्रेन है, आराम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा. नाउ लास्ट इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. व्हाट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस? कंट्रीब्यूशन या ऑफ इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो इसके लिए बेटा आपको एक टेबल याद करना पड़ता है, विजुअलाइज करना इस टेबल को. इसमें हम कह रहे हैं ऊपर लिखा है आपका O2, नीचे लिखा है हमारा CO2 और उसके ऊपर अगर मैं इधर लेके चलूं, मेरे को देखो यहाँ पे ऊपर O2 नीचे CO2, PO2 PCO2 और ऊपर की तरफ आपका सबसे पहले एनवायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर, देन एल्वियोलाई, देन डीऑक्सी ब्लड, देन ऑक्सी ब्लड एंड देन टिश्यू. अब वैल्यू याद करते हैं. सबसे पहले ऊपर की तरफ 159, उसके बाद नेक्स्ट 104, फिर नीचे आ जाओ CO2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर. CO2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.3. उसके बाद CO2 के नेक्स्ट में लिखेंगे 40, फिर ऊपर जाएंगे 40, फिर नीचे आएंगे 40, फिर ऊपर जाएंगे 40, फिर नीचे वाले में यहाँ 45, ऊपर 95, नीचे 45 हो जाएगा. ये टेबल है आपके पार्शियल प्रेशर का. ठीक है, और इसी से रिलेट होता है आपका वो डायग्राम. फिर से एक बार सुन लो इसको रिपीट करके. अपर में है PO2, नीचे है PCO2, उसके बाद है एटमॉस्फेयर, एल्वियोलाई, डीऑक्सी ब्लड, ऑक्सी ब्लड एंड टिश्यू. पहले हम ऑक्सीजन का ऊपर वाला देख रहे हैं 159, फिर ऑक्सीजन का नेक्स्ट वाला देख रहे हैं यानी हमारे एल्वियोलाई में 104, फिर CO2 की बात कर रही हूं मैं, कहां पे, एटमॉस्फेयर में 0.3. ये तीन वैल्यू याद कर लो. उसके बाद CO2 का एल्वियोलाई देखने के लिए 40, फिर ऊपर जो है ऑक्सीजन में 40, 40, 40, 45, 95, 45. ठीक है, क्लियर है. नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया है. वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में होता है. 97% बाउंड टू हीमोग्लोबिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड 3% फ्री इन योर प्लाज्मा. नाउ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट है. हर सब यूनिट से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यानी टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बाइंड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट से ऑक्सीजन बाइंड करता है? आयरन पार्ट से बाइंड करता है. हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन से जाके ऑक्सीजन बाइंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. नाउ क्या फैक्टर डिसाइड करेगा कि हीमोग्लोबिन कितना हीमोग्लोबिन बाइंड कर चुका है ऑक्सीजन से, यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो सिंपल सी बात है यार, हीमोग्लोबिन के सराउंडिंग में अगर आप ऑक्सीजन भर दोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा. अगर हीमोग्लोबिन के सराउंडिंग में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा. यानी मेन फैक्टर affecting the formation of oxyhemoglobin is partial pressure of oxygen. लेकिन अदर फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे that can be PCO2, H+ ion and temperature. अब ये जो मैंने फैक्टर बताए हैं PCO2, टेम्परेचर एंड H+ ion, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है. ठीक है, अब ये जो मैंने बताया तीन फैक्टर PCO2, H+ ion एंड टेम्परेचर, ये तीनों कहाँ होते हैं? टिश्यू पे होते हैं. टिश्यू पे बेटा काम होता है तो H+ ion बनेगा, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, टेम्परेचर भी हाई रहेगा, साथ में प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तीन फैक्टर कहाँ है? टिश्यू पर है. इसीलिए हीमोग्लोबिन टिश्यू पे ऑक्सीजन को छोड़ देता है, क्योंकि ये फैक्टर हाई होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा. हम वही तो चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यू पे छोड़ दे, तभी तो टिश्यू ऑक्सीजन को ले लेगा. और लंग्स पे हम चाहते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर ले, तो लंग्स पे PO2 वैसे भी हाई रहता है. कितना रहता है लंग्स पे PO2? टेबल याद करो, 104. अब मेन फैक्टर PO2 है. PO2 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं परसेंटेज HPO2 पे तो हमें जो शेप मिलता है दैट इज सिग्मोइड शेप. सिग्मोइड शेप हमें मिलता है. ठीक है, क्लियर है. अब ये जो बेटा हमारा सिग्मोइड शेप आया है, अगर हम
राइट और लेफ्ट की बात करते हैं। अगर ये जो ग्राफ है सिग्मॉइड, अगर ये मूव करता है लेफ्ट, यानी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ रही है। ग्राफ शिफ्ट्स टू लेफ्ट यानी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ रही है। ग्राफ शिफ्ट्स टू राइट यानी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो रही है। यानी PO2 बढ़ाओगे तो हमारा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे, और अगर हम PCO2 H+ आयन एंड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड के ऊपर। नाउ अगर हम इस ग्राफ को माइन्यूटली स्टडी करें तो हमें दिखता है कि ऑक्सीजन का प्रेशर लंग में हमने टेबल में देखा था 104 है, तो नीचे वाले एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे जब हमने 104 देखा तो हमें दिखा 104 ऑक्सीजन के प्रेशर पे हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, यानी लंग्स पे हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट होता है। फिर आप उस टेबल में देखो कि टिश्यू पे PO2 कितना है। टिश्यू पे PO2 हमारा होता है 40, तो अब ग्राफ में देखो कि 40 पे हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है, तो हमें दिखता है हीमोग्लोबिन जो हमारे 40 पे है वो सैचुरेटेड है 75%, यानी टिश्यू पे हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड है, लंग्स पे हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, यानी टिश्यू पे हीमोग्लोबिन ने 25% ऑक्सीजन को निकाल दिया। यानी नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन टिश्यू को कितना परसेंट ऑक्सीजन निकाल के देता है? 25% दे देता है। ग्राफ में ये साफ साफ हमें दिख रहा है। अब ग्राफ में जितना जितना नीचे जाओगे यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ता जा रहा है। अब 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कैरी करता है बेटा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली टिश्यू को कितना देगा? अभी मैम ने बताया कि हीमोग्लोबिन टिश्यू को 25% ऑक्सीजन देता है, तो 100 ml ऑफ ब्लड अगर 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो 20 ml का 25% कितना होगा? 5 ml, तो टिश्यू को नॉर्मल कंडीशन में कितना देगा? 5 ml देगा। दिस इज अबाउट योर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब CO2 तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, 70% बाइकार्बोनेट, 7% फ्री इन प्लाज्मा एंड 20 to 25% बाउंड टू हीमोग्लोबिन, और अब हम इसे कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी नहीं बोलते, वी कॉल इट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि बाइकार्बोनेट 70% है, तो देखते हैं बाइकार्बोनेट बनता कैसे है। अब हमारे आरबीसी में एक एंजाइम होता है, 70% बाइकार्बोनेट है। अब हमारे आरबीसी में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो मेजरली आरबीसी में प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट उसका प्लाज्मा में भी होता है। CO2 आता है आरबीसी के अंदर, वाटर के साथ कंबाइन करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस उस पर एक्ट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस उस पर एक्ट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और बनाता है H+ आयन प्लस HCO3- यानी बाइकार्बोनेट। कितना बन गया? 70%। नाउ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के लिए बेटा हीमोग्लोबिन जब टिश्यू पे आता है तो उस पे ऑक्सीजन बाउंड है, लेकिन टिश्यू क्या प्रोड्यूस कर रहा है? CO2। अब हीमोग्लोबिन के सराउंडिंग में CO2 बढ़ाओगे तो पहले ही मैंने कहा था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, CO2 को बाइंड कर लेता है और बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 7% फ्री इन प्लाज्मा चला जाता है। उसके बाद हम कहते हैं 100 ml ऑफ ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा लंग्स को? तो हम कहेंगे 4 ml। 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन दे रहा था टिश्यू को? 5 ml। 100 ml ऑफ ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है लंग्स को? तो वी आर सेइंग 4 ml। नाउ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन डुअल मैकेनिज्म है, यानी एक हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, एक हमारे कुछ कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं। नर्वस सिस्टम में वी आर टॉकिंग अबाउट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के भी तो बड़े सारे साइड्स होंगे, डॉर्सल होगा, वेंट्रल होगा, लेटरल होगा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के डॉर्सल साइड को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यही आपके नॉर्मल अनकॉन्शियस ब्रीदिंग को करवा रहा है। बैठे हुए चुपचाप सांस ले रहे हो तो कौन करवा रहा है? ये हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का डॉर्सल साइड विच इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो सिग्नल देता है हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, और हमारा रिब्स बाहर आता है और डायफ्राम नीचे आता है और हमारा रेस्पिरेशन हो जाता है। यही मेन हमारा सेंटर है। लेकिन ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने के लिए हमारा एक और सेंटर है विच इज न्यूमोटैक्सिक एरिया, जो हमारे पॉन्स में प्रेजेंट है। अब न्यूमोटैक्सिक एरिया रेट को डिसाइड करता है। कैसे रेट को डिसाइड करता है? ये नेगेटिव सिग्नल देता है इंस्पायरेशन के लिए, यानी न्यूमोटैक्सिक एरिया अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा तो इंस्पायरेशन जल्दी से खत्म होगा। मैं सांस ले रही हूँ, सांस ली, न्यूमोटैक्सिक एरिया ने स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा, मेरा इंस्पायरेशन खत्म, तो क्या स्टार्ट हो गया? एक्सपायरेशन। तो न्यूमोटैक्सिक एरिया अगर जल्दी जल्दी सिग्नल देगा तो इंस्पायरेशन जल्दी जल्दी खत्म होकर एक्सपायरेशन स्टार्ट होगा, यानी ब्रीदिंग रेट हाई रहेगा। लेकिन न्यूमोटैक्सिक एरिया अगर धीरे धीरे सिग्नल देगा तो इंस्पायरेशन धीरे धीरे खत्म होगा, यानी डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा? कम होगा। सो न्यूमोटैक्सिक एरिया अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग बाय
डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, और ब्रीदिंग रेट को न्यूमोटैक्सिक एरिया बढ़ाता है। वीक सिग्नल देगा तो ब्रीदिंग रेट कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा रहेगा। ओके, नाउ कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो ये डिटेक्ट करता है कि हमारे ब्लड में H+ आयन और CO2 बढ़ तो नहीं गया। कौन से ब्लड में? कौन से ब्लड में? ऑब्वियसली बेटा आर्टीरियल ब्लड में, क्योंकि वीनस ब्लड में तो CO2 होना नॉर्मल चीज है। आर्टीरियल ब्लड में अगर CO2 बढ़ गया, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। सो कीमोसेंसिटिव एरिया कीप्स चेकिंग कि आर्टीरियल ब्लड में CO2 और H+ आयन बढ़ तो नहीं गया। जैसे ही बढ़ता है ये सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि अरे 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 आर्टीरियल ब्लड में CO2 H+ आ गया है, जल्दी से ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ, ऑक्सीजन को बॉडी में लाओ। अब मैम ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये कहां प्रेजेंट है? अब दो टाइप के कीमोसेंसिटिव एरिया है। वन इज सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ही साइड में प्रेजेंट है। और दूसरा जो हमारा है पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव एरिया, वो हमारे अयोटा जो आर्टरी है एंड कैरोटिड आर्टरी, यानी जो ब्रेन तक आर्टरी जा रही है। तो पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव एरिया दो है। कौन कौन से हैं मैम? एक हमारा आयोटिक बॉडी है जो अयोटा में है, वो आर्टरी है, और दूसरा कैरोटिड बॉडी है जो कैरोटिड आर्टरी में है, वो भी आर्टरी है। तो दो टाइप के कीमोसेंसिटिव एरिया, एक सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू योर ब्रेन, पेरिफेरल कीमोसेंसिटिव एरिया आयोटिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडी। और ये दोनों के दोनों चेक करते हैं H+ आयन और CO2 बढ़ तो नहीं गया आर्टीरियल ब्लड में। यानी हमें एक चीज दिख रही है, ऑक्सीजन हैज नो रोल टू प्ले इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। यानी क्वेश्चन में अगर आता है कि ऑक्सीजन घट गया है बॉडी में, ब्रीदिंग रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का तो रोल ही नहीं है ब्रीदिंग के रेगुलेशन में। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक विच इज योर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एज्मा की। अच्छा, एस्थमा नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन इज एज्मा। ऑल्दो प्रोनाउंसिएशन फर्क नहीं पड़ता, बट अगर समझ कोई नई चीज सीख लो तो अच्छी बात है। तो एज्मा, व्हाट इज एज्मा? एज्मा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग प्रोड्यूसिंग व्हीजिंग साउंड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। क्या बोल दिया मैम आपने? देखो बेटा, एज्मा एक एलर्जिक रिएक्शन है। अब अगर मुझे एज्मा है तो मैं डस्ट से एलर्जिक हूं। जैसे ही मेरी बॉडी में डस्ट जाएगा, मेरे जो ब्रोंकाई है उनको लेकर बड़ी कोई खतरनाक चीज आ गई, वो इन्फ्लेमेशन करके म्यूकस वगैरह सिक्रीट करके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इन्फ्लेम हो जाएगा ब्रोंकाई, आपका म्यूकस सिक्रीट हो जाएगा, तो कैसे एयर अंदर जाएगा? पूरा भर गया है, वो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया। सो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। व्हीजिंग साउंड का मतलब, जैसे बेटा कभी आंधी आती है तो साउंड आता है ना बहुत तेज, वो है हमारी व्हीजिंग साउंड। तो बेटा अगर म्यूकस से एयर अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस होगा ना। सो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों हुआ? क्योंकि डस्ट जब अंदर गया तो हमारी बॉडी को लगा बड़ी खतरनाक चीज आई, ब्रोंकाई एकदम इन्फ्लेम हो गए, म्यूकस सिक्रीट कर दिया, तो ऑब्वियसली एयर अंदर नहीं जा रही, तो आपको डिफिकल्टी और बार बार स्पैज्मिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एनसीईआरटी बोलती है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग प्रोड्यूसिंग व्हीजिंग साउंड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये है हमारा एज्मा। व्हीजिंग साउंड मतलब कोई भी अगर मैंने सांस ली, मेरा पूरा ट्रैक में म्यूकस भरा हुआ है तो वो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वो जो पंप्स लेते हैं वो उस म्यूकस को क्लियर कर देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज योर एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा सिगरेट पीने की वजह से होता है। अब जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें क्या होता है, एल्विलाई फ्यूज हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है एल्विलाई का वॉल और वो फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कम हो जाता है। सो व्हाट इज एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा इज damage to the wall of alveoli, decreasing surface area for exchange of gases, and it is mainly due to cigarette smoking. Then last is your ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस। अब जो लोग स्टोन ब्रेकिंग या माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां पे डस्ट नहीं, अब डस्ट में तो एज्मा था, पार्टिकुलेट मैटर, एस्बेस्टोस, सिलिकॉस, अगर ये आपके एनवायरमेंट में आता है तो हमारे लंग में जब ये जाता है तो लंग हमेशा सोचते खतरनाक चीज आ गई, तो लंग पहले म्यूकस बनाता है, म्यूकस उसको रोकने के लिए, जो एज्मा में भी हो रहा था डस्ट के जाने पे। लेकिन अब ये डस्ट नहीं है, अब तो ये पार्टिकुलेट है, मैटर है, तो वो जो म्यूकस है वो नहीं रोक पाता, यानी डिफेंस मैकेनिज्म एनसीईआरटी बोलती है फेल हो जाता है जब पार्टिकुलेट मैटर अंदर आ रहा है। तो अब लंग कहता अब क्या करें यार, ये तो खतरनाक चीज है, तो लंग्स फाइबर्स बनाने लगता है, धागे बनाने लगता है, नेटवर्क बन जाता है पूरे लंग के अंदर उस पार्टिकुलेट मैटर को रोकने के लिए। जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन, पूरा लंग धागों से भर जाता है, क्रॉनिक पूरा भर जाएगा लंग। सो व्हाट इज ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज? फाइब्रोसिस, जिसमें हम कहते हैं सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। इसका मतलब ये है, इन स्टोन ब्रेकिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्री व्हेन डिफेंस मैकेनिज्म फेल्स टू कोप अप विद द पार्टिकुलेट मैटर, देयर इंक्रीजेस फाइबर्स टू क्रिएट नेटवर्क, और उससे हमारा डिफिकल्टी होता है, मास्क पहनना चाहिए, बहुत ही इसमें डिफिकल्टी हो जाती है। विद दिस was your first podcast by me,
अगला चैप्टर हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड नमस्ते।